For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सेलेक्ट करेक्ट पाथवे या करेक्ट पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। देखिए, जो रिफ्रैक्शन का पार्ट है, लाइट चैप्टर को दो सेक्शन में बांटा हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जब भी रिफ्रैक्शन का जिक्र आता है तो वहाँ पर कम से कम दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अगर हम दोनों ही मीडियम को रेयर मीडियम बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप दोनों ही डेंसर मीडियम कंसिडर करके चलते हैं तो वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब बात आती है कि रिफ्रैक्शन कराने के लिए लाइट रेज जब बोलते हैं कि हाँ भाई रिफ्रैक्टेड हो रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर मीडियम में चेंज आना ज़रूरी है। ये बात क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें मिरर यूज़ करना होता है या लेंस। तो रिफ्रैक्शन के केस में हमेशा लेंस का ही जिक्र आता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर चार डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम में लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही हैं। सेकेंड वाले डायग्राम में लाइट रेज स्टार्ट हो रही हैं पैरेलल कंडीशन में और लेंस से टकराने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद वो किससे पास आउट हो रही हैं, फोकस पॉइंट से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई कौन सा लेंस है और किधर इसकी फोकल लेंथ होती है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ठीक है ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ राइट साइड में होती है, मतलब प्लस में होती है ना, ठीक है। अब थर्ड वाले डायग्राम में क्या दिखाया गया है, लाइट रेज पैरेलल नहीं है, ठीक है, स्टार्ट हो रही हैं लेफ्ट साइड से, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से, ठीक, और स्टार्ट होने के बाद वो लेंस तक पहुंचती हैं और जब वो लेंस को क्रॉस करती हैं तो पैरेलल लाइन बनाती हैं, ठीक है ना। लेकिन फोर्थ वाले डायग्राम में देखिए आप, भाई थर्ड वाला तो क्लियर हो गया हमें, सही है। जब थर्ड वाला डायग्राम सही है तो आप सोचिए फोर्थ वाला डायग्राम कैसे पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, लेंस तक पहुंच रही हैं और वापस इतना ज़्यादा बेंड हो रही हैं कि फिर से वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आ गई, है ना। जबकि यहाँ पर लेंस जो है आपको लगभग सेम ही दिखाई दे रहा है, साइज सेम है, सेम मटेरियल है ना, जो कॉन्वेक्स लेंस की तरह से आप यूज़ कर रहे हैं ना। शेप आपको मालूम है, लीफ लाइक होता है स्ट्रक्चर में जो कॉन्वेक्स लेंस है। तो चारों ही डायग्राम में कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, रेज का एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। किसी डायग्राम में रेज पैरेलल आ रही हैं, किसी में प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट हो रही हैं और किसी डायग्राम में वो सर्टेन हाइट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा डायग्राम सेलेक्ट करना है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है या जिसमें आपको एरर दिखाई देती है, गलती दिखाई दे रही है। तो सोचिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में जो डायग्राम के लिए ऑप्शन डाले गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है। ये चार डायग्राम आपको देखने हैं ध्यान से। पहला काम हमें ये करना है, उसके बाद हमें ये चार जो ऑप्शन है इनको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। क्योंकि जो चार डायग्राम बनाए गए ना, चार में से कोई एक डायग्राम कुछ एरर दिखा रहा है और वो डायग्राम कौन सा है, नंबर 4, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रेज का पैटर्न इतना बैंड नहीं हो सकता, बैंड लेता है वो बात ठीक है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसमें ए ऑप्शन में क्या कहा गया है, सेकंड और थर्ड, कि क्या सेकंड और थर्ड ये करेक्ट डायग्राम है, सेकंड और थर्ड, हाँ ठीक है, सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट डायग्राम है। लेकिन बी, फर्स्ट और सेकंड, हाँ भाई ये बात भी सही है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्या ये तीनों सही डायग्राम है, ये भी बात सही है। लेकिन डी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमावदार लग रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। हमने स्टार्टिंग में रीड कर लिया क्वेश्चन, डायग्राम समझने की, डायग्राम किस तरह से क्या चीज़ दी जा रही है, कौन सा डायग्राम एरर दिखा रहा है, उसको हमने रीड आउट कर लिया है, पॉइंट आउट कर लिया है। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने चार ऑप्शन देखे तो चार ऑप्शन में पता चल रहा है कि भाई डी वाला ऑप्शन तो सही है ही नहीं। हो सकता है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता कि भाई चार ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं इनमें से जो गलत ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है, तो हमें फिर डी सेलेक्ट करना होता, ठीक है, कि भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
है ना। पर फिर अगर हम डी को सिलेक्ट कर दे तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की प्रॉब्लम आती है ना। तो एक क्वेश्चन से ही काफी सारी पॉसिबिलिटी बनकर आ रही है, तो फिर कोई हमें ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए था जिसमें फोर्थ सिंगल एग्जिस्ट करता और हम फिर उसको टिक कर लेते कि हाँ भाई फोर्थ वाला डायग्राम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, सेलेक्ट करेक्ट पाथवे ऑफ लाइट। तो 4 जो डायग्रामेटिक आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कौन से डायग्राम्स सही हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं, गलत वाले को इग्नोर कर देना है, ठीक है, छोड़ देना है उसको। तो अब हमारे पास फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसमें तीनों सही दिए हुए हों। वो बात ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फुल क्लियरिटी आ रही है कि भाई फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी और थर्ड भी, है ना, क्योंकि ए और बी इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब आपको एक सही ऑप्शन को छांटना है, लेकिन जो आप ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाले हैं इस डायग्राम के बेस पर सेलेक्ट करना है आपको। डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बनाया गया, घुमाकर बनाया गया। अदरवाइज क्या होता है ना, जो जनरल सिंपल होता है, जो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में काफी अच्छा डायग्राम दिया हुआ है ये। तो लाइट रेज आती हैं, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं। अब रूल्स क्या होता है, रूल्स ये होता है रिफ्रैक्शन का कि जब कोई लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड लेती हैं, वो अपने एक्चुअल पाथ से हट जाती हैं और नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं। ये एक रूल होता है, ठीक है। अगर लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती हैं तो वहां पर क्या होता है कि लाइट रेज जब डेंसर से रेयर में एंटर करती हैं ना तो नॉर्मल से दूर जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल की तरफ नहीं आती, दूर जाती हैं। ये बात याद रखनी है हमें। अब देखिए यहां पर मीडियम ए, ये डायग्राम दिया हुआ है सच, है ना। तो इस डायग्राम के आधार पर हमें 4 जो ऑप्शन दे रहे हैं, 4 में से जो सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसका मतलब कोई 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, वही हमें छांट लेना है कि कौन सा ऑप्शन है वो, बाकी 3 गलत होंगे। तो ध्यान से देखते हैं एक बार डायग्राम को, है ना। मीडियम ए से लाइट रेज एंटर कर रही है मीडियम बी, ये पूरा मान लेते हैं मीडियम बी है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिया हुआ है, ये मीडियम बी है ना। यहां से लाइट रेज एंटर कर रही हैं। तो जब लाइट रेज ए मीडियम से बी मीडियम की तरफ एंटर करती हैं तो देखिए लाइट रेज को इस तरह जाना चाहिए था ना, पर लेकिन लाइट रेज स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पा रही है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि अपने एक्चुअल पाथ से लाइट रेज का डेविएट हो जाना। डेविएट मतलब अपने रास्ते से हट जाना, झुक जाना, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, 2 ही ऑप्शन पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो अब लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो ऐसा होने पर लाइट रेज में बेंडिंग आ गई है। लेकिन आप सोचिए जरा, ध्यान से सोचिए, ये नॉर्मल है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल की तरफ झुक रही हैं, यहां से ऐसे जानी चाहिए थी, एक्चुअल पाथवे होना चाहिए था ना। लेकिन जब मीडियम में बदलाव आता है, रेयर से डेंसर में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वेलोसिटी पैटर्न थोड़ा डाउन पड़ जाता है, ठीक है। आप जैसे कोई पानी भरा हुआ है, आप किनारे पर खड़े हुए हैं और आपने फुल पावर से, जितनी पावर है, आपने पत्थर को फेंका ऐसे, तो क्या होता है, क्या वो स्टोन बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक ही कवर कर पाएगा? ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है कि जब आप किसी स्टोन को पानी में फेंकते हैं, है ना, एक स्लैंटिंग पाथवे को लेते हुए, तो ऐसे में पत्थर जो होता है वो स्ट्रेट डिस्टेंस कवर नहीं करता है पानी में एंटर करने के बाद, बल्कि वो थोड़ा झुक जाता है, उसका ट्रैक जो है बेंड हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पत्थर के मोशन को कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई अपोज कर रहा है, और अपोज करने वाली चीज कौन सी है? वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रोकते हैं। आप पानी की चीज छोड़िए ना, आप सिंपल भी समझ सकते हैं। आपने कोई स्टोन लिया, उसको फुल पावर से फेंकिए, या कोई बॉल लिया, आपने उसको फुल पावर से फेंका, तो क्या वो बॉल बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर सकती है? नहीं ना, प्रोजेक्टाइल होता है वहां पर भी। क्या होता है कि चीजें बेंड ले जाती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप एयर में ही स्ट्रेट नहीं थ्रो कर पा रहे हैं। जब कोई चीज एयर से वाटर में एंटर करती है तो कैसे स्ट्रेट ट्रेवल कर सकती है? वहां तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वो वैसे ही रेजिस्ट करते हैं, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो यहां पर बेंडिंग हो रही है टुवर्ड नॉर्मल, तो इसका मतलब रेयर से डेंसर, है ना, रेयर से
डेंसर लाइट रेज एंटर कर रही हैं, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलकर चलता हूं कि भाई हम जैसे 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो आप इनको उन नंबरिंग के जस्ट ट्रिपल कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ नंबर शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता है। यहां पर क्या है, आप उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको बताई जा रही हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन चेंज हो सकता है। हो सकता है यहां पर एक नया क्वेश्चन सेम ऐसे डायग्राम बनाकर हेडिंग सेम डाला गया, ऑप्शन चेंज कर दिए, क्या चेंज किए, रेयर से डेंसर, क्या ये सही है, डेंसर से रेयर, क्या ये सही है, क्या दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम है, या नन ऑफ दीज, बन गया एक और क्वेश्चन, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता जो मैंने आपको अभी अभी बोला है, तो उसमें आप क्या सेलेक्ट करते, रेयर से डेंसर, सही ऑप्शन है, हो गया हमारा एक और क्वेश्चन तैयार। इससे अच्छा क्या कि एक दमदार क्वेश्चन लिखा गया और उसी में जितनी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम आपको बताने की वहां पर कोशिश की जाए। वही काम हम लोग आपको बता रहे हैं कि भाई इस तरह से आपको करना है। तो सारी चीजों को, सारे क्वेश्चंस को समझ के चलिए, ये नहीं कि भाई अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा कौन सा आ रहा है, ये नंबर आ रहा है तो इसको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप बात। तो अब यहां पर रेयर से डेंसर में लाइट रेज एंटर कर रही है, ये बात क्लियर है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इससे मिलती जुलती कोई और लाइन हमें सोचनी होगी, और वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर, क्योंकि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए ना वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईलाइट किया जा रहा है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज हायर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज लेस देन ए, है ना, या बोथ हैव सेम मीडियम, नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं है ये वाटर है, ये एयर है, ऐसा तो लिखा नहीं है डायग्राम में, डायग्राम के ही अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इसीलिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, मीडियम ए और मीडियम बी, अगर ये दोनों सेम मीडियम होते तो हम इनके सिंबल अलग अलग कैसे रख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मीडियम ए और मीडियम बी, इस बात को लिखने का मतलब ये है कि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब दोनों में सेम सिमिलरिटी नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया है, ये तो हमारे लिए सही नहीं है ना, ये हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं, 3 में से पहले ए और बी को चेक करते हैं, अगर ये फिट नहीं बैठेंगे तो फिर हम डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज हायर देन ए, जो बी है मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। अब सबसे पहले हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि मटेरियल की कॉम्पैक्टनेस, है ना, किसी मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वहाँ से लाइट रेज को ट्रैवल करने में उतनी ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर ओपन मार्केट लगा हुआ है, वो बात ठीक है, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, पर लेकिन हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं ना, अच्छा होता है वैसे वो भी, और देखो तो सब चीज़ों का ही होता है, सब चीज़ अच्छी होती हैं, वो तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। तो आपके पास जैसे कोई ओपन मार्केट लगा हुआ है ना नियर बाय, तो आपको दौड़ लगानी है और उसी रास्ते में से निकल कर आपको जाना है, तो क्या आप तेज़ दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, है ना। तो वहाँ पर क्योंकि बीच बीच में क्या बैरियर्स आ रहे हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, भीड़ हो रही है, तो कैसे दौड़ना तो पॉसिबल नहीं, वहाँ पे ठीक से आप चल भी नहीं पाएंगे, तो वेलोसिटी आपकी डाउन पड़ गई ना, आपका मोशन स्लो हो जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को हमने फर्स्ट केस कंसिडर कर लिया, ये जो ओपन मार्केट वाला केस है। अब आपने कोई दूसरा रास्ता देखा सेकेंड केस में, तो दूसरे रास्ते पर क्या है, खुला रास्ता है, कोई बैरियर नहीं है, कोई भीड़ वीड़ कुछ नहीं है, आप सीधा दौड़े जा रहे हैं, तो वो रेयर मीडियम हुआ। ओपन मार्केट वाला जो हमने एग्जांपल लिया है वो क्या हुआ, डेंसर मीडियम, समझ रहे हैं। तो डेंसर मीडियम में जो आप ये मान कर चलिए थोड़ी देर के लिए ना, कि जहां पर ओपन मार्केट लगा हुआ था वहां पर जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, वो सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास हैं, और मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो चीज़ वहाँ पर रन कर रही है, वहाँ से गुजरना चाह रही है एज अ लाइट रेज, तो उसको ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वेलोसिटी डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो एरिया ओपन था, है ना, जहाँ पर कोई भी बैरियर्स नहीं है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में लाइट रेज फटाफट से भागी चली जाती है, ठीक है। तो सेम इसी चीज़ को हम रेयर डेंसर के हिसाब से ले सकते हैं। ओपन मार्केट को आप मान लीजिए डेंसर मीडियम, और दूसरे वाले को मान लीजिए आप रेयर मीडियम, ठीक है। तो रेयर से अगर आप डेंसर में आते हैं तो वेलोसिटी डाउन पड़ेगी, रेज में बेंडिंग होगी, और अगर आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो डेंसर मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना हाई वैल्यू दिखाता है, और जो रेयर मीडियम होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो अब बी डेंसर मीडियम है,
इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। देन ए, देखिए लाइनों के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, है ना, और यहीं पर एग्जांपल्स के अंदर से ही हमारा ऑप्शन भी आ गया है, और देखिए लाइन मैच कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी हायर देन ए, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो बी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमें सही ऑप्शन मिल चुका है। तो बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा देन ए। ठीक है, टिक कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन मिल गया हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रे डायग्राम। अब यहां पर क्या किया गया है, एक रे डायग्राम बनाया गया लेकिन उसको अधूरा छोड़ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे जनरल क्या होता है, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी होती है ना, मिरर या लेंस, ये सब चीजें बता दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, ये मिरर है या लेंस, और आपको इमेज फॉर्मेशन दिखानी है कि इमेज कहां बनेगी, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा उल्टा करके दिया गया, इसको चेंज कर दिया है पैटर्न को, जिससे कि पता चल सके कि आप क्या रिवर्स पैटर्न में सोच सकते हैं। जैसे कि काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम बोलते चले जाते हैं फटाफट फटाफट, है ना। या जैसे क्लास 10 में केमिस्ट्री के अंदर भी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से पूरी सीक्वेंस हम याद कर लेते हैं अप्रॉक्स 20 तक, है ना, जो ज़रूरी भी है। लेकिन अगर रिवर्स की बात आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो लगभग पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट राउंड में ही हम सही से बोल पाएं, ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज़ को सोचते हुए हमने क्वेश्चन तैयार कर दिया है। इमेज आपको बता दी गई है कि भाई देखिए इमेज यहां बनेगी और ऑब्जेक्ट कहां खड़ा होगा। भाई ऑब्जेक्ट की इमेज होती है ना, पर आपको अब क्या सोचना है, इमेज का ऑब्जेक्ट। भाई जो इमेज बन रही है वो यहां पर शो कर दी गई, राइट साइड में इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है। अब ऑब्जेक्ट कहां खड़ा होना चाहिए, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर प्लेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखना होगा कि इमेज राइट साइड में कौन से केस में आती है। अगर आपने थोड़ा सा ट्रिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर को हैंडल किया है तो वहां पर आप डायरेक्ट भी इस चीज को सोच सकते हैं। अब वो कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए कौन सा मिरर है, क्या ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो आंसर है कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पहचानने का तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वो कॉनकेव मिरर होता है। क्लियर, अगर सेंटर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, सिर्फ एक केस को छोड़कर, बाकी कोई भी केस हो, कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, आप इस चीज को अलग से नोट भी कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज का बनना, उल्टी इमेज बनना। ठीक है, और रियल का क्या मतलब है, मिरर के केस में लेफ्ट साइड में इमेज का बनना। तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी सभी केसेस में लेफ्ट साइड में इमेज बनती है और नीचे की तरफ बनती है, पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जस्ट उल्टा हो रहा है। तो यही वो एक केस है, उसी चीज के आधार पर, उसी एक केस पर यह क्वेश्चन जनरेट किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट कहां खड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन होनी चाहिए फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच में, क्योंकि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जब इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। और वो कंडीशन क्या है, वो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनती है। और कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बन जाए। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़कर। तो ये कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि भाई कहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें जिससे कि हमारी इमेज
जिससे कि हमारी इमेज कैसी बने, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। तो ये फोकल लेंथ यहां पर डाल देते हैं इसको, ये ऐसे फोकल लेंथ, ये इमेज, नेचर क्या होगी इसकी, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब सोचिए जरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, कौन सा फिट ऑप्शन बैठ रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। कंफ्यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पर प्लेस करते हैं तो सी पर ही इमेज बनती है, नीचे की तरफ इमेज बनती है। और बल्कि मैंने तो आपको अभी क्लियर कट लाइन भी बोली, वो क्या थी, कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, सिर्फ एक केस को छोड़कर, सिर्फ सिंगल केस को छोड़कर। और वो केस क्या है, अगर एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनेगी, अदरवाइज सब केसेस में नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में इमेज बनती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन, तो ए तो गलत हो गया ना, यहां पर सही नहीं है, वो ऑप्शन फिट नहीं बैठ पा रहा है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड सी, एफ और सी पर, एफ और सी के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वहां पर भी इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही रहती है। सी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सही ऑप्शन मिल गया, तो उसको फटाफट से मार्क कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना चाहिए जिससे कि ऑब्टेन की जा सके रियल, इरेक्ट, स्मॉल इमेज। ये इमेज की नेचर दे दी गई है इन कॉनकेव लेंस। देखिए सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कॉनकेव लेंस क्या है ना। कॉनकेव लेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, देखिए कुछ इस तरीके से होता है आपका कॉनकेव लेंस, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ किधर होती है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड में होता है। और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को। इसका आप डबल करते हैं ना तो आपका हो जाता है 2f। ठीक है, तो f और 2f। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रियल इमेज बने, इरेक्ट बने और स्मॉल बने। सोचने वाली बात, रियल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बने, तो ऐसा कंडीशन अगर पॉसिबल है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए। आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि जब मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया तो उसकी कितनी देर में आपने आंसर सोच लिया। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, आप मेरे को चेक करते हैं एक बार, है ना भाई। हम चैप्टर सारा पढ़ चुके हैं, आपने डिटेल वीडियो देखी है लाइव चैप्टर पर जो हमने बनाई थी। ठीक है, साथ में आप जो इंस्टेंट रिवीजन के तौर पर जो वीडियो आपको दी गई थी वो भी आप देख चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, ऑप्शन को रीड किया, उसके कितने गैप से आप आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमारे पास बात आती है कि क्या वो 2f पर ऑब्जेक्ट प्लेस करें तो इमेज बन सकती है। इमेज की नेचर ये होनी चाहिए, है ना। एट f पर प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को तो क्या तब पॉसिबल है, या f और 2f के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो तब ऐसी सिचुएशन बन सकती है, या नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात, कॉनकेव लेंस में इमेज किधर बनती है, रियल कहा जाता है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं आप लेफ्ट साइड की, है ना, वर्चुअल। ठीक है, तो वर्चुअल होता है लेफ्ट की तरफ, रियल होता है राइट की तरफ, है ना। तो ये जो हमारे पास वर्चुअल और रियल आ रहे हैं, तो अब आप एक बात सोचिए, क्या कॉनकेव मिरर, क्या कॉनकेव लेंस में कभी ऐसा हुआ है कि इमेज रियल साइड पे आ जाए? पॉसिबल है ऐसा? नहीं ना। और अगर नहीं है तो फिर ये ए, बी और सी ऑप्शन कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। जब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जानबूझकर आपको रियल पॉइंट हाईलाइट करा दिया, तो रियल नहीं होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए, वर्चुअल, है ना। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा उससे।
ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसा क्वेश्चन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसी में से हमें फिर सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। कि भाई आप बिल्कुल सीधा सीधा कह सकते हैं कॉनकेव लेंस में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जिसकी वजह से इमेज आपकी वर्चुअल ना होकर रियल साइड में चली जाए। ठीक है, याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, मतलब वर्चुअल साइड में बनती है। ठीक है ना, हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी लाइन हो सकती हैं जिससे कि आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ जाए कि क्या वहां पर रियल इमेज थी कॉनकेव लेंस के केस में। हो सकता है यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन बना दीजिए इससे थोड़ा मिलता जुलता एक और नंबर हो जाएगा क्वेश्चन का, है ना, नंबर बढ़ाने वाली बात है सिर्फ, कि कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है और आपसे बोले कि भाई रियल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। तो आप सोचिए जरा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या कभी रियल इमेज बनती है? भाई मिरर में क्या होता है, जो राइट साइड है वो वर्चुअल होता है और लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। मिरर में उल्टा होता है लेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा सीधे हाथ पर इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो वहां पर वो आपको रियल अगर दे रहा है तो फिर वहां पे भी नन ऑफ दीज को आपको छांटना होगा और तब हो गया ना हमारे एक नंबर और क्वेश्चन का। सेम ऐसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू इररेगुलर पॉलिश सरफेस। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक, है ना। कोई भी लाइट रेज जब आती है प्लेन पॉलिश सरफेस से टकराती है, टकरा कर क्या होता है वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल लिया जाता है। डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ठीक है, ये आपका नॉर्मल। तो देखिए क्या होता है यहां पर कि ये लाइट रेज यहां पर इस तरीके से आ रही हैं, प्लेन पॉलिश सरफेस से टकराती हैं, टकराकर वापस चली जाती हैं, तो हम इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर इसी तरह से डेफिनेशन में डाला जाता है कि भाई प्लेन पॉलिश सरफेस से लाइट रेज टकरा के वापस जा रही हैं, तो हम इसे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। लेकिन देखिए क्या ना, सरफेस हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हो, वहां से लाइट रेज आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं इधर उधर, है ना। हो सकता है कि भाई आपके पास यहां से लाइट रेज आ रही है और ये कुछ इस तरीके से आ जाए, ये देखिए। तो इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हैं पर रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं है। तो वो इस चीज को लेकर एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई इन केस ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, जहां पर सरफेस इररेगुलर पाई जाती है, पॉलिश तो है बात ठीक है लेकिन इररेगुलर सरफेस है, तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्टेड जो रे होती हैं वो पैरेलल होती हैं, या फिर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती। तो इस तरह से कोई भी ऑप्शन बना दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से आ गया, है ना, एक और क्वेश्चन कवर कर लिया हमने यहाँ पे। तो अब बात आती है, लेकिन यहां पर फिलहाल जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि भाई ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं कि एंगल आई बराबर नहीं होता एंगल आर के, या एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है इररेगुलर वाले केस में भी, या इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है, या फिर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं भाई। तो सही ऑप्शन सोचिए आप क्या हो सकता है। देखिए यहां पर वो बात ठीक है कि जो इंसिडेंट रे होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं होती हैं, ये बात ठीक है। लेकिन एंगल जो होता है, एंगल आई और एंगल आर, याद रखिएगा हमेशा एक ही रेज के केस में दोनों एंगल्स को लिया जाता है। ये सिंगल रेज है, नंबर फर्स्ट रेज, है ना, ऐसे टकरा रही है ना, चाहे वो सीधी सरफेस हो या टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर रेज पहुंच रही है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल आई, ये एंगल आर होता है आपका, है ना। तो एक ही रेज के केस में एंगल आई और एंगल आर दिखाया जाता है, तो वो आपस में बराबर होते हैं। आप अगर एक रे के केस को दूसरी रेज वाले केस से कंपेयर करते हैं तो वहां पर अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ए ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन एंगल बराबर है, तो इसका मतलब हमें सही ऑप्शन मिल गया, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आपको जो याद रखनी है कि जब किसी एक रेज के पैटर्न को आप दिखाते हैं जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों चीजें हैं, तो वहां पर जो एंगल्स होते हैं आपस में वो बराबर रहते हैं हमेशा।
एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। रिफ्लेक्शन का तो नियम है भाई, ये नियम थोड़ी ना तोड़ देंगे हम भाई। साइंटिस्ट जो हमारे इतनी मेहनत करते हैं, रूल्स डिजाइन करते हैं, तो यहां पर ये इतना आसानी से टूटना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन में कोई ऐसी लाइन लिखी हो जिसमें एक रेज को दूसरी रेज से कंपेयर करा रहा हो, इरेगुलर सरफेस है, तो वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए ऑप्शन वाली। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे आपके पास आ सकें, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सेलेक्ट करना होगा। पर आप यकीन मानिए, आप चैप्टर्स को कवर कीजिए। हो सकता है ये लाइन सुनते आपको बोरियत हो गई हो, पर लेकिन बात मानिए, आप विश्वास कीजिए, आप पहले चैप्टर को कवर कीजिए 100%। 100 मतलब 100, 99.9% नहीं। ठीक है, तो 100% आप चैप्टर को कवर कीजिए। क्लियर। अब उसके बाद फिर एमसीक्यूज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। अब देखिए ना, रिफ्लेक्शन का टॉपिक क्या मैं कहीं और से लेकर आया हूँ? नहीं ना, चैप्टर में से रिफ्लेक्शन का टॉपिक निकाला है मैंने। बस सोचा कि हाँ भी चलिए एक इरेगुलर पे क्वेश्चन बना देते हैं, बना दी लाइन। ग्रामर्स का कोई मैटर होता ही नहीं है। यहाँ पर एक नेचर जो होती है, आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए या आपको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर रियल डाल दिया भाई। जबकि वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल होती है। अभी जो हमारी लास्ट में वीडियो गई है शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर लाइट चैप्टर पर, तो उसमें भी मैंने आपको ये समझाया, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम थोड़ा जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं कि अच्छा कौन सी बात चल रही है, कॉनकेव लेंस की, है ना। तो कॉनकेव लेंस में इरेक्ट स्मॉल वगैरह ठीक है, पर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई रियल के साथ थोड़ी ना होता है ये, यहाँ पर तो वर्चुअल होना चाहिए था। तो इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। पर खैर, आप सब समझदार हैं और आप चैप्टर्स को अच्छे से रीड करेंगे, है ना। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप चैप्टर्स को रीड करने के बाद फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो बिना टेंशन के फुल मार्क्स आप कवर कर पाएंगे 100%, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, थंबनेल पे नहीं डाला जाएगा, पर लेकिन आपको याद रखना है कि ये सिंपल सी बात है। अगर आपका चैप्टर फुल्ली क्लियर है तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने ही है। भाई साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो, जानना, जागरूकता रखना, नई चीज़ के बारे में देखना। तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि हमने 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, उसी में से सारे एमसीक्यू मैच करें? ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लॉजिक, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शंस डिज़ाइन किए, क्वेश्चन मैच कर गया आपका, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, तभी तो आपके ब्रेन पे लोड पड़ेगा। भाई जब आप कोई नई चीज़ सोचेंगे ना, अपने ब्रेन पर लोड डालेंगे, तभी ब्रेन की ग्रोथ होती है। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि हाँ भाई चलिए देख लेते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें हमें नेचर ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, कैसे बननी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें क्लियर है नहीं, तो उसके लिए होता है सब। ठीक है, ऐसा मत सोचिए आप कि भाई यही क्वेश्चन मिलने हैं या वो क्वेश्चन मिलने हैं। हो सकता है मिल भी जाए, सेम भी हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सी एमसीक्यूज यहाँ पर आपको समझाए जा रहे हैं। पर वो एक अलग बात है। पर लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैप्टर्स को रीड कीजिए, समझिए चैप्टर में क्या लिखा है, रटना छोड़ दीजिए। ठीक है, हालांकि आप लोग रटते नहीं हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस कोई इस तरह से करता भी है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ के चलना है। साइंस मतलब समझना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। धन्यवाद।